Welcome to online class. So as you all know, we are discussing some conservation measures for our natural vegetation. तो उसमें डिफोरेस्टेशन से लड़ने के लिए कई तरीके के स्टेप्स हमने देख लिए थे. टोटल 6 स्टेप्स और मे बी 7 स्टेप्स हमने देखे थे. लास्ट ईयर 7 स्टेप हमने देखा था कि लोकल कम्युनिटी को भी पार्टिसिपेशन दो, इंकरेज करो. तो 7 स्टेप्स हमने पिछले पार्ट में देखे. अब इस पार्ट में हम साइट्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखेंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. सो लेट्स स्टार्ट. यहां तक हमने इस सारे के सारे स्टेप्स देख लिए थे. आप अपने पिछले पार्ट में ये सारे स्टेप्स रिमेंबर कर सकते. अब इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट कॉल्ड साइट्स, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज. ये एक कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज. जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो खतरे में है, उनको बचाने के लिए कन्वेंशन आया था. इंटरनेशनल एग्रीमेंट कॉल्ड साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora. Fauna means animals and flora means plants. Okay. अब ये इंश्योर करती है, इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स डज नॉट थ्रेटन देयर एग्जिस्टेंस एंड लीड टू देयर एक्सटिंक्शन. तो ये क्या इंश्योर करती है? ये इंश्योर करती है कि जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको आप इतना भी थ्रेटन मत बनाओ, उनको आप इतना भी यूज मत करो कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए. तो उसका ये इंश्योरेंस देती है, ये ट्रेड को रोकती है उनकी, कि आप ज्यादा ट्रेड ना करो वरना इनका एक्सटिंक्शन होना तय है. अब इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द, इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास लॉन्ग टर्म प्लान है, इसका नाम है द नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम. क्या है? द नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम. एक्शन के मूड में कौन? हमारा फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट. फॉर इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड प्रिवेंटिंग डिफोरेस्टेशन. कि भाई हमें फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है, डिफोरेस्टेशन को कम करना है. तो उसके लिए क्या करना है? एक प्रोग्राम चलाता है, एक स्कीम लाता है, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम. तो इट एम्स, इस प्रोग्राम की एम क्या है भाई? एम्स टू ब्रिंग 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर. ये जो 1/3 एरिया है लैंड का, उसको हम फॉरेस्ट कवर में कन्वर्ट क्यों ना कर दे. हमारे जो इंडिया का लैंड है उसको 1/3 एरिया को फॉरेस्ट कवर में कन्वर्ट करना. तो एम तो अच्छी है, बट क्या पॉसिबल है? मैंने बताया था ना आपको, पौधे को पेड़ बनने में, ट्री बनने में समय लगता है. उसको कई तरीके की डिमांड्स उसकी पूरी करनी होती है, तब जाके साल या 2 साल में वो पेड़ बनता है, ट्री बनता है. अब वन महोत्सव इज अनदर प्रोग्राम. एक और प्रोग्राम चलाया फिर, वन महोत्सव, विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू एनकरेज प्लांटिंग ऑफ ट्री. तो हर साल वन महोत्सव आयोजित किया जाता है, सो दैट पीपल विल बी कन्विंस्ड दैट प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज अ गुड प्रोसेस और अ गुड प्रैक्टिस. तो ये प्रोसेस चलाए जाते हैं. ठीक है. तो ये हमने यहाँ पे ये देख लिया साइट्स के बारे में. ठीक है. साइट्स क्या करता है वो भी देख लिया. साइट्स जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, एक्सटिंक्शन ना हो उसके लिए ट्रेड वगैरह रोकते हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज को. इंडिया के पास एक प्लान है फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम, और एक है वन महोत्सव. अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. आप ये कर सकते हैं, ये आपके होमवर्क के मैंने आपको दिए. साइट्स का फुल फॉर्म जो मैंने आपको अभी बताया वो बताइएगा, और ये नेम दीजिएगा. 3 कंजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन का आपको नेम देना है, आपका होमवर्क. ठीक है, बताइएगा. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ये आपका होमवर्क आप करके लाइएगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो भाई वाइल्ड लाइफ है. अब वाइल्ड लाइफ में तो कई तरीके के एनिमल्स आते हैं जो वाइल्ड होते हैं. तो देखते हैं किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया. तो वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू एनिमल्स. वाइल्ड लाइफ में कौन कौन आते हैं भाई? एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आती है, फिशेज आती है, सॉरी तो फिशेज है वो सब भी आती है. कई तरीके की फिशेज वगैरह वहां पे आ जाती है. ठीक है. एंड इंसेक्ट्स भी आते हैं दैट आर नॉट डोमेस्टिकेटेड. ये कौन है वो आपको पता होना चाहिए. ये वाइल्ड लाइफ में वही चीजें आती है जो आप डोमेस्टिकेट नहीं करते. डोमेस्टिकेशन के लिए ये अलाउड नहीं.
वो वाली चीजें वाइल्ड लाइफ में आ रही है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इकोसिस्टम। बिल्कुल, इकोसिस्टम का क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड देयर एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस इन अवर एनवायरमेंट। उनका एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है भाई हमारे एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए। आप सबको एक एग्जांपल दे देता हूं मैं कि एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए इनका जो ये वाइल्ड एनिमल्स है इनका क्यों जरूरी है। डोमेस्टिकेशन तो हो नहीं सकता। आप सबने एक चीज सुनी होगी, वल्चर। वल्चर जो है वो इंडिया में थे, अब क्या हो गया कि वल्चर धीरे धीरे गायब होने लग गए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एनवायरमेंट जो है उनका बैलेंस बिगड़ गया था। क्योंकि वल्चर क्या खाते थे, वल्चर कोई काराकास नाम का कोई जीव खाते थे, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, कोई केमिकल वगैरह मिला दिया जाता था। अब जैसे उसने खाया तो वल्चर उससे डाइजेस्ट नहीं कर पाया और डेथ के रूप में चला गया। इससे पता लग रहा है कि आप अगर एनवायरमेंट में या एनिमल्स में कुछ भी केमिकल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हो तो बहुत सारी चीजें वहां पे होगी। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट आपको एग्जाम्पल मैंने दिए। अब देयर आर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। बहुत सारी स्पीशीज है वर्ल्ड में दैट लिव इन द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट में रहती है वो। हर किसी का अलग नेचुरल हैबिटेट होता ही होता है। प्रोवाइडेड है, जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, फॉरेस्ट के द्वारा, ग्रास लैंड के द्वारा, डेजर्ट्स के द्वारा, इन सब के द्वारा उनका हैबिटेट प्रोवाइड किए जाते हैं। दे टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ इन डिफरेंट रीजन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट ऑफ दैट। तो जो टाइप है ना वाइल्ड लाइफ का, वो किस पे डिपेंड करता है? वाइल्ड लाइफ में किस तरीके के एनिमल्स होंगे, किस तरीके के बर्ड स्पीशीज होंगे, वो डिपेंड करता है एक तो उसके नेचुरल वेजिटेशन पे डिफरेंट रीजन के, और क्लाइमेट पे रीजन के, इन सब पे डिपेंड करता है कौन, वाइल्ड लाइफ। जैसा नेचुरल वेजिटेशन होगा वैसे वाइल्ड लाइफ होगा। क्योंकि वाइल्ड लाइफ में जो एनिमल्स है वो हर्बिवोर्स भी होंगे, जो प्लांट्स खाते होंगे, कार्निवोर्स भी होंगे जो एनिमल्स खाते होंगे। तो ये सब चीजें होती है। और क्लाइमेट तो वही हमारा सबसे ज्यादा मेन फैक्टर है जिसमें मॉइस्चर और टेम्परेचर आता है। अब सिमिलर स्पीशीज ड्वेल इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। अब क्या कई तरीके की स्पीशीज होती है जो सेम क्लाइमेट और सेम रीजन जो है उसमें अलग अलग पाई जा सकती है। Hence, every biome has its characteristic wildlife. जितने भी बायोम होते हैं, जितने भी हमारे एरियाज होते हैं जहां पे अलग अलग तरीके की स्पीशीज पाई जाती है, ठीक है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बायोम क्या होता है? एवरी बायोम मतलब जितने भी हमारे एरिया है जिनमें पर्टिकुलर स्पीशीज रहती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलग अलग होते हैं। एवरी बायोम हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक वाइल्ड लाइफ। मतलब हर एक एरिया की, हर एक उसकी अलग अलग तरीके की स्पीशीज और इसकी बेसिस पे होती है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और ये डेजर्ट। तो हमने ये यहां से पता कर लिया। अब आ जाइए अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका के बारे में एक स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि अफ्रीका हैज अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। अफ्रीका के पास क्या है भाई? अफ्रीका के पास बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है। क्या है अफ्रीका के पास? वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। आप जानते हैं अफ्रीका में बहुत सारी चीजें हमें मिलती है, एनिमल्स मिलते हैं। तो द ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका आर होम टू अ नंबर ऑफ एनिमल्स। अफ्रीका से जो है इक्वेटर गुजरता है। अफ्रीका से क्या गुजरता है? अफ्रीका से इक्वेटर गुजरता है। अब जब इक्वेटर गुजरेगा तो क्या होगा? वहां पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, तो वहां पे कई तरीके के एनिमल्स भी मिल जाएंगे। अब स्पीशीज लाइक लायंस मिलेंगे वहां पे, अफ्रीका में लायंस मिल जाएंगे आपको, टाइगर्स भी मिलेंगे, लेपर्ड्स मिल जाएंगे, मंकीज मिल जाएंगे, जैगुआर मिलेगा, एप्स मिलेगा, स्नेक्स मिलेंगे, क्रोकोडाइल मिलेंगे, एलिफेंट मिलेंगे, राइनो मिलेंगे, और हिप्पोपोटेमस या हिप्पोज भी मिल सकते हैं आप। ये सारी की सारी चीजें कहाँ मिलेगी? अफ्रीका में, अफ्रीका के जंगलों में, मीन्स फॉरेस्ट में। थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो लिव इन दीज फॉरेस्ट। और ये तो हमने देख लिया एनिमल्स के बारे में, स्पीशीज के बारे में। बर्ड की भी कई तरीके की स्पीशीज मिलती है, और इतना ही नहीं, इंसेक्ट के भी कई तरीके की स्पीशीज मिलती है इन फॉरेस्ट में।
अब जैसे 10 सवाना है, सवाना रीजन है भाई, जहाँ पे ये ड्राई रीजन होता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत रेन होती होगी, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे थोड़ा ड्राई रीजन, थोड़ा वेट एंड ड्राई होता है ये। आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक जिफ्राज, जेवराज, डियर एंड एलिफेंट। यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया इकोसिस्टम होता है, बहुत ज्यादा एनिमल्स आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे, छोटी छोटी मोटी घास आपको दिख जाएगी यहाँ पे, क्रब्स वगैरह, ग्रासलैंड वाले इकोसिस्टम। तो ये सवाना होता है, ठीक है। अब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे लायंस हो गया, टाइगर्स हो गए, लेपर्ड्स हो गए, आर ऑल्सो फाउंड देयर हियर। टाइगर्स, लेपर्ड्स, ये सारे के सारे भी यहाँ पे मिलते हैं, आर ऑल्सो फाउंड हियर। कैमल्स, अब क्या है भाई, अब एक कैमल्स को देख लेते हैं। कैमल्स हो गए, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच क्या होता है, शुतुरमुर्ग को सुना होगा आपने, ऊंट, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड इन डेजर्ट। कई तरीके के इंसेक्ट्स भी मिलते हैं भाई। ये अफ्रीका की बात कर ली हमने, सवाना अफ्रीका में ज्यादा मिलता है, ये भी हमने देख लिया, ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम देख लिया। द नॉर्थ अमेरिका, द मेन एनिमल्स लिविंग इन द वार्मर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर बिसॉन्स। तो क्या है, नॉर्थ अमेरिका में क्या मिलता है भाई, एक या दो कुछ अलग तरीके के एनिमल्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, और कुछ अलग अलग वेराइटीज ऑफ स्पीशीज मिलती है। तो द मेन एनिमल्स लिविंग इन द वार्मर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर बिसॉन्स। तो नॉर्थ अमेरिका में और कौन कौन सी स्पीशीज मिलती है भाई, बिसॉन्स मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं, बिसॉन्स मिल जाते हैं, ठीक है। बैट गियर्स मिलते हैं, ये एनिमल्स के नाम है, मूसल्स, एल्क्स, बीवर्स एंड हेड गेहोज। एनिमल्स विथ थिक फर लाइक reindeer, पोलर बियर, आर्टिक फॉक्स, सेबल्स, मस्क ऑक्सन, ये देखिए मस्क ऑक्सन, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आर फाउंड इन द कोल्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जहां पे कोल्ड होता है ना, वहां पे इस तरीके की चीजें मिल जाती है, कोल्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब जो कनाडा वगैरह हो गया, उस जगह हमें इस तरीके के मस्क ऑक्सन वगैरह मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे साउथ अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की बात, नॉर्थ अमेरिका की बात कर ली, अफ्रीका की बात कर ली। अब हम देखेंगे साउथ अमेरिका की, कई तरीके की स्पीशीज होती है साउथ अमेरिका में, उनकी बात चलिए करते हैं। साउथ अमेरिका इज रिच इन वाइल्ड लाइफ। साउथ अमेरिका क्या है भाई, वाइल्ड लाइफ रिच है। हमने बताया ना कनाडा में कोल्ड था, तो टुंड्रा की वजह से कनाडा की हमने बात करी। अब यहाँ पे देखिए कई तरीके के वाइल्ड लाइफ साउथ अमेरिका में मिलते हैं, जैसे मंकीज मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हमें दिखते हैं, इक्वेटर गुजरता है ब्राजील से भी, तो साउथ अमेरिका से भी गुजरता है। जेगुआर्स, पुमास, जाइंट टर्टल्स मिलेंगे आपको, एलिगेटर्स कैन बी सीन इन द फॉरेस्ट। ये सब के सब हमको कहाँ मिलेंगे, साउथ अफ्रीका में मिल जाएंगे। वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, इस वजह से हर एक कॉन्टिनेंट में आपको अलग अलग तरीके के वाइल्ड एनिमल्स मिल जाएंगे। द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे इन द वर्ल्ड, कॉन्डोर एंड फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच आर ऑल्सो कॉमन हियर। ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं भाई, ये सारे के सारे भी यहाँ पे मिलते हैं। एंटीएटर्स एंड आर्मेडिलोज आर एंशिएंट मैमल्स ऑफ द साउथ अमेरिका। कौन भाई, एंटीटेटर्स और आर्मेडिलोज, ये क्या है, ये एनिमल्स है, मैमल्स है, किसके, साउथ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के ये मैमल्स, पशु वगैरह है। द एंडीज, एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका की कोस्टल रीजन में पड़ता है। तो एंडीज माउंटेन्स आर होम टू इलेमास एंड एनाकोंडास आर फाउंड इन द मार्शलैंड्स ऑफ एंडीज। तो एंडीज जो है वो अलावास का है, और एनाकोंडास आर फाउंड इन द मार्शलैंड्स ऑफ एंडीज। तो वहां पे मिलते हैं चिले, पेरू की जगह जो आप देखेंगे, वहां पे आपको इस तरीके की चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने ये सब देख लिया साउथ अमेरिका के बारे में। अब साउथ अमेरिका के बाद एक और कॉन्टिनेंट आ जाइए,
यूरोप कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं, साउथ अमेरिका की बात तो हो गई, अब यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। यूरोप डज नॉट हैव मच वाइल्ड लाइफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉरेस्ट कवर। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट कवर कम है यूरोप में, तो इस वजह से वहां पे ज्यादा वाइल्ड लाइफ है नहीं। एनिमल्स लाइक वुल्व्स, वाइल्ड बर्ड्स, वाइल्ड शिप, एंटीलोप्स एंड पोलर बियर्स आर फाउंड इन द कोल्ड अपर रीजन ऑफ यूरोप। अपर रीजन कोल्ड होता है, तो कोल्ड में ये सारे एनिमल्स हमें मिल जाते हैं। देयर आर फर फार्म ऑन विच एनिमल्स लाइक मिंक्स, सेबल्स एंड अर्मिन्स, ये देखिए इस तरीके के होते हैं, आर रियर्ड। इस तरीके के एनिमल्स को रियर किया जाता है यहाँ पे फर फार्म्स में। अब पार्ट्रिजेस, स्काईलार्क्स, कोकोल्स एंड नाइटिंगेल्स आर द बर्ड्स फाउंड हियर। ये जितने भी हमें यहाँ पे एनिमल्स देखे, इन सबको आप इनके पिक्चर्स को देख के आइएगा अपने अपने होमवर्क के लिए। ये जितने भी एनिमल्स हैं इन सबकी पिक्चर्स को देखिएगा, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाउ दीज एनिमल्स लुक। यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर है, कुछ आप खुद होमवर्क में देख के आइए। तो ये हमने यूरोप में देख लिया। यूरोप में ज्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं, ये भी आपको याद होना चाहिए, ज्यादा वाइल्ड लाइफ यूरोप में नहीं होती। फिर कोल्ड वाले रीजन में ज्यादा से ज्यादा चीजें देखने को मिल सकती है, वो भी नॉर्थन यूरोप में। अब एशिया की बात करते हैं। एशिया में तो आप सबको पता है बहुत सारे जानवर मिलते हैं। चलिए शुरू हो जाते हैं एशिया के, देखते हैं कि एशिया भी कहाँ, एशिया में कहाँ आता है, कौन आता है, इंडिया भी आता है। अब एशिया हैज अ वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेशन, जैसे मैंने बताया एशिया में बहुत ज्यादा वेराइटी होती है क्लाइमेट की। हैंस मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड हियर। बहुत तरीके की वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पे फाउंड होती है। द ट्रॉपिकल रीजन्स हैव एनिमल्स। ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, वहां पे क्या कौन से एनिमल्स होते हैं भाई? लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, मंकीज होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं। ये देखिए लेपर्ड, लग आपको टाइगर की जैसा रहा है मगर टाइगर है नहीं है। ये कौन है? ये लेपर्ड है। इन द टेम्परेट रीजन देख लो, ये तो हमने क्या दिया, ट्रॉपिकल रीजन की बात कर ली। अब टेम्परेट रीजन की बात करेंगे एशिया में। क्रेन्स, हिरॉन्स, फॉक्सेस एंड बियर्स, भालू वगैरह आर फाउंड, while the cold taiga and tundra regions are inhabited by polar regions. Lynxes, mink, sables, musk, oxen, arctic fox. जो कोल्ड रीजन है ना वहां पे ये सारे एनिमल्स मिलते हैं। और तो यहाँ पे तीनों है, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, कोल्ड है। एशिया में बहुत ज्यादा रिचनेस है किसकी? वाइल्ड लाइफ की, नेचुरल वेजिटेशन की बहुत रिचनेस। चलिए हमने ये देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। एशिया में तो हमने देख लिया बहुत ज्यादा रिचनेस है, ट्रॉपिकल भी मिलते हैं, टेम्परेट वाले भी मिलते हैं और कोल्ड वाले भी मिलते हैं। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की चीज है। ये भी एक कॉन्टिनेंट है। अब ऑस्ट्रेलिया हैज मेनी अनयूजुअल टाइप ऑफ एनिमल्स, बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल, बिल्कुल विचित्र प्रकार के एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? विचित्र प्रकार के एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लाइक marsupials which carry their babies in their pouches. अब आप सबने marsupials देखे होंगे, वो क्या करते हैं? कैरी करते हैं अपने बेबीज को अपने पास में, ठीक है, अपने पास में ही क्या करते हैं? वो अपने पास में ही बेबीज को कैरी करते हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे पोचेज होती है। अब कंगारू, कोला एंड वेलबी आर सम मार्सुपियल्स फाउंड हियर। कंगारू को देखा ही होगा आप सबने। कोआला ये देखिए, ये भी इस तरीके से ही करता है। और वाला बेर ये भी एक है जो मार्सुपियल है, अपने यहाँ पॉकेट में या पॉकेट में अपने बेबीज को सेव करके रखता है या बचाता है दूसरी एनिमल। द बर्ड कंसिस्ट ऑफ एमूस। अब बर्ड्स की बात करें हम, ये तो एनिमल्स की होगी, तो एमूस हो गया। किंगफिशर जो बर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑल्सो नोन एज कुकाबुराज, इसे कुकाबुराज भी कहते हैं। जो बर्ड्स है एमूस, किंगफिशर, इन्हें कुकाबुराज कहते हैं। और ईयर बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ईयरी बर्ड्स कहते हैं। द डक बिल्ड प्लाटीपस इज अनदर अनयूजुअल एनिमल फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से ही मिलते हैं, ठीक है।
So the duck-billed platypus is another unusual animal found in Australia. ये कुछ अनयूजुअल एनिमल्स है, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा अनयूजुअल एनिमल मिलते हैं, ज्यादातर मार्सुपियल्स मिलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ज्यादातर क्या मिलते हैं भाई? ज्यादातर मार्सुपियल्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, कोआला, कंगारू वगैरह। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका भी एक कॉन्टिनेंट है, चलिए देखते हैं। ये कोल्ड है, किस तरीके के होते हैं अंटार्कटिका में? अंटार्कटिका हमने देखा था किस तरीके के यहाँ पे होते हैं, ठीक है, किस तरीके की यहाँ पे चीजें होती हैं। तो ऑल्दो अंटार्कटिका इज स्नो बाउंड, मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन रीजन्स वेयर देयर इज लैंड एंड वाटर। जहाँ पे लैंड है, वाटर है, वहां पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कोल्ड हो या ना। तो अंटार्कटिका इज एसोसिएटेड विद पेंगुइन्स। यहाँ पे क्या होते हैं भाई? यहाँ पे पेंगुइन्स होते हैं एंड द स्नो पेट्रेल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्नो पेट्रेल भी होता है, अलग अलग तरीके से। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे स्नो पेट्रेल भी हमें मिल जाते हैं, विच इज लाइक अ स्मॉल व्हाइट डो। जो किस तरीके से होते हैं? स्मॉल व्हाइट डो की तरह हमें यहाँ पे मिलते हैं। क्योंकि व्हाइट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है। अब जब कोल्ड होगा टेम्परेचर, तो यहाँ पे कई तरीके की चीजें हमें मिलेगी, तो वही यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। व्हाइट डो मिलता है, स्मॉल व्हाइट डो की तरह स्नो पेट्रेल यहाँ पे मिलते हैं। अब कोस्टल रीजन आर इनहेबिटेड बाय सील्स। वो सील्स होते हैं, बर्ड्स वगैरह, वो यहाँ पे मिलते हैं। एंड एल्बेट्रोस स्पेशली ड्यूरिंग समर्स में यहाँ पे मिलते हैं। अब वेल्स हो गई, स्मॉल क्रिल्स हो गए, आर फाउंड इन द वाटर बॉडीज ऑफ अंटार्कटिका। तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं अंटार्कटिका की, वहां पे इस तरीके की चीजें हमें मिलती है। कौन कौन सी? वेल्स, स्मॉल क्रिल्स, ये सब हमें वहां पे मिल जाते हैं। तो हमने सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में जितने भी एनिमल्स है वो देख लिए। अब हम क्या देखेंगे? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ देखेंगे कि भाई कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ किस तरीके से होता है। अब हमें क्या देखना है? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। चलिए शुरू करते हैं कि भाई वाइल्ड लाइफ तो हमने कई तरीके की देखी, इसको कंजर्व किस तरीके से किया जाएगा। चलिए देखते हैं कंजर्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, tsunamis, forest fires, human activities like deforestation, construction, hunting of animals for their hide, tusks, horns and feathers have caused great damage to our wildlife and their habitat. तो एक तो हो गए फ्लड वगैरह ये सब, और एक ह्यूमन एक्टिविटी, डिफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन, इसके लिए इनके हॉर्न वगैरह लेने के लिए। तो इन सब की वजह से इनका हैबिटेट, जितने भी वाइल्ड लाइफ, उनका हैबिटेट क्या है? डेंजर में, उनका हैबिटेट डेंजर में। अब दिस हैज लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी एनिमल्स। अब चूंकि उनका जो है ये ग्रेट डैमेज है, तो क्या हो रहा है? एक्सटिंक्शन हो रहा है बहुत सारे एनिमल्स के, एंड वेरियस स्पीशीज हैव बिकम इंडेंजर्ड। और कई सारी स्पीशीज जो है इस वजह से क्या हो गई? इंडेंजर्ड हो गई। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ फ्रॉम फर्दर डैमेज। अब अगर और डैमेज होता रहा, इंडेंजर्ड तो हो चुकी है, क्रिटिकली हो जाएगी, फिर उसके बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो बचाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेज कैन हेल्प अस टू डू सो। तो कई तरीके के वेव हैं, ये तरीके हैं जिनसे हमें क्या मिलेगा? इनको कंजर्व करने का तरीका मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से तरीके। एक तो स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी पास्ड अगेंस्ट हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड किलिंग ऑफ बर्ड्स, कि भाई जो भी हंटिंग करेगा, शिकार करेगा, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, ट्रेडिंग जो करेंगे इन सब की, हॉर्न्स की, फीदर्स की, उन सबको इलीगल बना दो, तो कोई नहीं कर पाएगा ट्रेडिंग इनकी। थर्ड, अवेयरनेस अमंग्स पीपल टू कंजर्व, लोगों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो खुद ही कंजर्व कर लें इन सबको, हमें उनको ज्यादा फोर्स ना करना पड़े। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ शुड बी इंक्रीज, जितनी भी फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वो सब इंक्रीज होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इंक्रीज होगी तब जाकर ही स्पीशीज रह पाएगी। अब स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज, ये भी होना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ होनी चाहिए। अब साइट्स जो है प्रोहिबिट करती है एनिमल के प्रोडक्ट की ट्रेड। ऑल्सो सेट देयर कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन, एनिमल वाइल्ड लाइफ गो टुगेदर सिंस एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल वेजिटेशन। अनदर इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर प्रमोट्स वेलफेयर एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ।
तो ये WWF वो वाला WWF नहीं है, ये है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। ये क्या करता है, कंजर्व कराता है, प्रमोट करता है कि भाई कंजर्व करो वाइल्ड लाइफ को, वेलफेयर करो इन सब का, तो ये सब करता है। ठीक है, अब इंडिया में ये सेंसस बताया हुआ है कि इतने ही टाइगर्स बचे हैं 2010 में, उसके बाद हमने बढ़ाया और आज 3000 बन चुके। अब क्या आते हैं हमारे, अब आते हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।